सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अलजेब्रा, यूनिट नंबर जो 1 है, तो यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। अलजेब्रा, अलजेब्रा आता है किस में? यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में आता है, यूनिट नंबर 2 में आता है, कौन आता है? अलजेब्रा आता है। यूनिट नंबर 2 में अलजेब्रा आता है, ठीक है ना? अलजेब्रा यूनिट नंबर 2। ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? ये कितने मार्क्स के रहेंगे अलजेब्रा से? मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, इससे 13 मार्क्स के रहेंगे, 13 मार्क्स के। इस अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या आता है? यूनिट नंबर 2 में आते हैं। मार्क्स कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 13 मार्क्स के। अब इस अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1, नंबर 1 में आता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे कहते हैं, चैप्टर नंबर इसको बोले जाते हैं, चैप्टर, चैप्टर नंबर ये आते हैं 3 में, चैप्टर नंबर 3 में। नंबर 2 में डिटर्मिनेंट्स, 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 डिटर्मिनेंट्स किस में आते हैं? चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स से, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोड्यूस में जाऊंगा कि मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। जैसे आपसे बोला जाए बॉय और बॉयज, बॉय मतलब हुआ सिंगुलर और बॉयज प्लूरल, तो वैसे मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स की बात की जा रही है। मैट्रिसेस मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो चलिए मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो मैट्रिक्स यहां पे लिखता हूं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शंस। क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे यहां पे? इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि आप भी कहीं भी जाते हो, ऑफिस भी जाते हो, तो सबसे पहले इटसेल्फ इंट्रोड्यूस करते हो कि हम क्या है, मेरा नाम क्या है, पहले कहां क्या करता था, वर्क करता था, सारा आइडेंटिफिकेशंस में बताता हूं, उसके बाद ही आपको वहां वर्क करने को मिलता है। तो मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो यहां रफली साइड में देखो कि मैट्रिक्स को सबसे पहले कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है। ऐसे बाद में मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शंस के बाद में सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में आऊंगा, उसके बाद मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आऊंगा। तो इंट्रोडक्शंस में देखेंगे मैट्रिक्स के जो सिंबल होते हैं, एक मैट्रिक्स के सिंबल ऐसे होते हैं, एक मैट्रिक्स के सिंबल ऐसे होते हैं, और एक मैट्रिक्स के सिंबल जो होते हैं ऐसे होते हैं। लेकिन आपके जो एकेडमिक है, आपके एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, एम एल खन्ना, जितनी भी बुक्स होती है, मोस्टली ये सिंबल आपको देखने को मिलता है और बच्चे भी इसी को जानते पहचानते हैं। कुछ हायर लेवल की बुक्स है जिसमें इस तरह के सिंबल देखने को मिलते हैं, कंपिटिटिव लेवल की, जैसे सिंगेज बुक हो गई, उसमें मिक्सअप मिलेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, या हायर लेवल की बुक्स में ये भी होते आपके मैट्रिक्स के ही सिंबल होते हैं। अगर इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होता ऐसे, तो ये डिटर्मिनेंट्स होता है, बट इसे हमें अभी नहीं पढ़नी है, आगे पढ़नी है। लेकिन इसमें डबल है, एक बड़ा एक छोटा वाला अंदर में है, तो ऐसे भी सिंबल होते हैं। तो ये सिंबल सर मिलता कहां है? मोस्टली ये सब आपको एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल इस समय नहीं मिलते। ये जैसे फॉरेन राइटर की बुक्स आती है उसमें इसके सिंबल मिलते हैं, लेकिन आपको बेसिक यानी एकेडमिक लेवल पे मोस्टली यही सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया 3 सिंबल होते हैं। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स को। सबसे पहले मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, ये इंट्रोडक्शंस में दे रहा हूं। एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या तो रियल नंबर होंगे। बट मैट्रिक्स को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट से, और एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे स्मॉल लेटर में होंगे, या तो कॉम्प्लेक्स में होंगे या रियल नंबर में होंगे। तो देखो यहां पे जैसे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे मैंने लिया। देखेंगे यहां पे क्या क्या होता है। यहां पे जैसे इसको बोलते, इसको R1 कहते। क्या कहते इसको, R1 रो 1। इसको क्या कहते, इसको कहते R2। इसको क्या कहते, इसको कहते R3, यानी रो 3। कॉलम किसको कहते हैं, कॉलम के बारे में देखेंगे। कॉलम जैसे क्या हुआ, कॉलम को देख लेंगे। जैसे इसको बोलते C1, इसको क्या बोलेंगे C1। इसको क्या कहते, इसको बोलते C2। इसको क्या कहते, इसको बोलते C3। एकदम बिल्कुल बेसिक बच्चे वाले लेवल से मैं बता रहा हूं, आप लोग यहां पे समझोगे। ऐसे इस फॉर्म में रो मींस रोड, ऐसे याद रखोगे। रोड पड़ा होता है तो रो पड़े होते हैं, पड़े मतलब हॉरिजेंटली होते हैं। और उसके बाद में कॉलम मतलब वर्टिकल होते हैं। कॉलम मतलब खंभा मींस खड़ा। तो बताइए, पहले रोड की पहले खंभा, तो पहले रोड तो रोड पे होते हैं खंभा। तो पहले रो पे खड़े खंभा। तो ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले रोड तब खंभा आता है, क्योंकि रोड पे खंभा होता है। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि माइंड में आपके बात रहे कि पहले रोड पे खंभा। कोई बोले कि सर खंभा पे भी तो रोड होता है, मोस्टली क्या होता है, रोड पे खंभा होता है, ठीक है ना। तो ओवर ब्रिज 1-2 जगह देख के उसे कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं यहां पे क्या होगा कि मैंने बोला रो और कॉलम। तो रो वाला जो होता है हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल होता है। ऑर्डर कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर लिखे जाते हैं रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम। सर ये क्या है, पहले रो लिखे जाते तब कॉलम। इसको बाय पढ़ते, क्या पढ़ते, बाय। सर ऐसा क्यों, हां बाय इसलिए बोलते, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको बाय यहां पे बोलते ऑर्डर में। क्यों, इसको क्या बोलते, बियर्ड दाढ़ी बोलते, इसको मोछ बोलते, इसको बाल बोलते, जबकि तीनों बाल ही है, लेकिन पोजीशन चेंज होने की वजह से इसका नाम भी चेंज हो गए। तो मल्टीप्लिकेशन का यहां ऑर्डर में जो दिखा रहा है, इसको बाय पढ़ेंगे, रो बाय कॉलम, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, इसको देखेंगे। कौन से इसमें डायगोनली कैसे कैसे दिखाना होता है, तो देखेंगे इधर में ये जो टर्म्स है, इधर वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पे स्पेस भी तो है नहीं एक्चुअली, बट मैं साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसका देखिए नाम क्या क्या है, इसका नाम क्या क्या है, मैं यहां पे ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिए इसको क्या कहेंगे, ये इसको कहे जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। और इसको क्या कहते हैं, इसको बोले जाते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल एलिमेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको और मेन एलिमेंट भी कहते हैं, मेन एलिमेंट्स। और इसको क्या कहते हैं सर, ऐसे मोस्टली मिलता नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूं अपनी तरफ से, ऑन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या चाहिए, ऑन डायगोनल एलिमेंट्स। इतने नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मोस्टली बुक में आपको मिलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए इधर से देखते हैं, अगर इसे लिया जाए, इसको क्या बोलते सर, इसको देखिए, इसको बोलते ऑफ डायगोनल।
ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इससे मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया, जैसे पूरा एक बॉडी के अंदर कहां पे क्या क्या चीज है, किडनी कहां होते हैं, लंग्स कहां होते हैं, इसे जान जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है कि अगर यहां दर्द हो रहा है, अच्छा किडनी दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है। आपको बॉडी के अंदर एक डॉक्टर सबसे पहले बॉडी का पूरा जानता है कि बॉडी में कहां पे क्या चीज है। उसी तरह से मैट्रिक्स में सबसे पहले जानते हैं कि कहां पे क्या चीजें होती हैं। उसे अगर जान जाएं तो जब हम लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे तो बिल्कुल इजी होगा। तो वैसे ही मैंने एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया है कि मैट्रिक्स में कहां पे रो होते हैं, कहां पे कॉलम होते हैं, कहां पे डायगोनल होते हैं, कहां पे ऑफ डायगोनल होते हैं। ऑफ डायगोनल का मतलब यह हुआ कि इसका हम लोग कुछ यूजेस नहीं करेंगे, यूज में नहीं आएंगे, हमें मेन डायगोनल वाला ही यूज में आएंगे। ऑफ का मतलब बंद, उधर से मतलब नहीं है, डायगोनल इधर वाले को ही कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपको इंट्रोडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स था। दैट मींस मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कहां पे क्या होता है, और यहां आर रो बाई कॉलम को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पे क्या कहते हैं, इधर क्लोज करके मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोले जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हैं, तो 3 रो हैं और 3 कॉलम है। और इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स अगर लिखना होता तो इसी को मल्टीपल कर देते तो 3 बनी बाई मतलब मल्टीप्लीकेशन जो दिख रहा है। अगर मैं 3 से मल्टीपल 3 में कर दूं तो 3 3 जा 9, तो बाई को हटा दो तो कहलाता है इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स। टोटल इसमें इंट्रीज कितने हैं, तो 3 3 जा 9, तो अंदर में इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। लेकिन अगर ऐसा फॉर्म में बाई लगे हुए हैं तो वैसे फॉर्म में ये ऑर्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहीं पे थोड़ा सा और समझ लो। अगर सिंपल वे में आपसे कोई कहे कि मैट्रिक्स है क्या, जबकि मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशंस आगे, ये पहले लेक्चर्स हैं इसलिए थोड़ा सा टेकन टाइम लगेगा, समझा रहा हूं, फिर आगे प्रॉब्लम्स जब मैंने सॉल्व करने लगूंगा तो इतना कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। तो सोचेंगे सर एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं इसे बेसिक अच्छे से समझ जाओ। अगर बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्योंकि आप कोई भी एक बिल्डिंग अपार्टमेंट बनते हैं ना, उसका बेस सही ना हो तो आप 10 तल्ला बिल्डिंग बना देंगे, फिर वो नीचे चली आएगी, बेकार हो जाएगा आपका। इसलिए बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप देखो यहां पे मैंने बोला कि बाई को हटा दो तो इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स टोटल हो जाएंगे 3 3 जा 9, बट बाई लगा हो तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस नहीं है ना तो मैं यहां पे लिख देता कि इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 9। ठीक है ना, इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसमें 9 है। अब देखो कोई बोले मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन बताने से पहले, लिखने से पहले ऐसी हिंट्स यहीं पे कर दे रहा हूं कि ऐसे बोलोगे कि रो और कॉलम के अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप ऐसे ना कहोगे कि रो और कॉलम के फॉर्म में लिख दो मैट्रिक्स हो गया। अरेंजमेंट, अरेंज किए होते हैं एलिमेंट, रो और कॉलम में अरेंज किए होते हैं, तो बोलेंगे रो और कॉलम के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। शॉर्ट में आप ऐसा कहोगे क्या, रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है। आप स्कूल कॉलेज, जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं सभी में बेंच टेबल जो होते हैं ना, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखे होते हैं, मतलब अरेंज किए होते हैं। जब आप एग्जाम लिखने जाते हो, कभी कभी देखे होंगे तो आपको मैडम बोलती होगी कि जाइए पहले कॉलम के सेकेंड रो में जाके बैठ जाइए। ठीक है ना, तो वहां बेंच टेबल जो लगे होते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखा, इसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखेंगे, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें ये कलर ज्यादा नहीं दिख रहा, लगता है हाईलाइटेड हो रहा है, नहीं? अच्छे देखते हैं, इस कलर को ही ले लेता हूं। नंबर वन में देखते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे यहां पे कि मैट्रिक्स
मैट्रिक्स represented by capital alphabet मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड में नंबर 2, एंड इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स represented by small letter or real number or complex number देखिए, एक मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स, जो उस ब्रैकेट के अंदर, मैट्रिक्स का जो सिंबल था ब्रैकेट के अंदर, एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं किसमें होते हैं? स्मॉल लेटर में होते हैं। किसमें होते हैं? स्मॉल लेटर में रहेंगे, या रियल नंबर में होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 3 में क्या लिखूं? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में रहेगी। इसके बाद में क्या होता है कि रोज जो होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नंबर आपके 4, कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, ऑर्डर कैसे होते हैं? रोज बाय कॉलम्स। इसी रोज को क्या बोलते हैं? M/N। ऐसा फॉर्म में होता है तो इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कोई एक मैट्रिक्स M/N ऑर्डर का है। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे यहां पे। इसके बाद 6 नंबर में फिर एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स M/N ऑर्डर का एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इसको देखिए क्या करेंगे, बाई हटा दो, M/N, यही हो गए एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स। M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स, एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? Mn को मल्टीपल कर दो तो Mn हुआ, बाई हट गए। ठीक है, अब इसके बाद में डायगोनल एलिमेंट्स क्या था? डायगोनल एलिमेंट्स में आएंगे, ऐसे वहां पे मैंने लिख दिया था, प्रिंसिपल एलिमेंट कह दो या डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या था? डायगोनल एलिमेंट्स आप यहां पे देख सकते हो। पीछे जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल AEI, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। देखेंगे AEI क्या है? AEI है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे में क्या बढ़ेंगे? यहीं पे मैं कर देता हूं, लिख देता हूं यहां पे 18 नंबर में। यहां पे फिर लिखूंगा क्या होता है? ऑफ, ये ऑन डायगोनल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, और एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में देख ले, C है, E है, G है। C, E और G है। C,
ई और जी है, ये आपके हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे नोटेड किए गए हैं। इस चीजों को आप थोड़ा देखेंगे, केयर करेंगे, किसे क्या कहते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके जरूर हमसे पूछ लेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल वे में एक बार आप इधर देख लें, इसको पीछे से देख ले। हो सकता है मे भी आपने नहीं लिखा होगा कि सर आप लिखते गए हो, हटे कहां आपने। जैसे ये चीज था, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं भी उम्मीद करता हूं आप ले चुके होंगे। अगला देख लेंगे, नेक्स्ट वाले का, सेकंड वाला में देख लें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। थर्ड वाला जो है, इसे लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं। ओके, ठीक, आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे। अब यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, उसी मैट्रिक्स का भी अभी चलेगा। ऐसा ना सोचे कि वो खत्म हो चुका, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ था। अब डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सर ये चीज जो है अभी इनिशियल है। इनिशियल मैं सबसे पहले थ्योरी को ही बताता हूं, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग करने का तरीका थ्योरी ही होता है। प्रॉब्लम्स में कुछ भी जान नहीं होते मैट्रिक्स के। तो बेसिक समझे, पहले डेफिनेशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, डेफिनेशन होगा, उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलेंगे, फिर एक एक दो दो थ्योरी ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन थ्योरी के बाद ही मैं प्रॉब्लम्स को बताऊंगा, डील करूंगा। एक अच्छे तरह से आप नोट्स को प्रिपेयर करते जाएंगे। जैसे बोर्ड लेवल के हो, ऐसे कॉम्पिटिटिव में भी आपको ये काम आएंगे। बोर्ड लेवल के हैं, जैसे मैं बता रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट्स आप लिखते जाओगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक जरा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा मैं कोशिश करता हूं एनसीईआरटी को पहले कवर करूं, क्योंकि जैक बोर्ड के लिए एनसीईआरटी वीवीआई होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जो बच्चे एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज और उसका मिसक्लेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं। लेकिन जैक बोर्ड में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल इनफ होता है, उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें काम आपको ही कॉन्सेप्ट आता है, ये बेसिक आता है। अगर इस बेस को समझेंगे तो एक्सरसाइज में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप देखेंगे आगे यहां पे। अब डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इस समझने की तरफ आप लोग ध्यान देंगे ना, तो हेड राइटिंग की तरफ कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहां पे हेड राइटिंग नहीं बैठालता। आप डॉक्टर देखते होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर खाली ऐसे कर देते हैं। तो हेड राइटिंग यहां मुझे नहीं दिखानी है कि अच्छा लिख रहा हूं या खराब। हाँ, आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बस ये मैटर करता है। और बातों को अच्छे से पढ़ पा रहे हो और प्लस समझ पा रहे हो कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ये सर लिखवाते इसलिए हैं कि कभी माइंड में रहे, कोई पूछ दे तो बता सके, होपलेस ना हो। तो ए मैट्रिक्स, a matrix is a rectangular or square arrangements of mn numbers। नंबर जो रहते हैं किस चीज में हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, रियल के बाद कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, रियल कॉम्प्लेक्स, या आपको अल्फाबेट में हो सकते हैं। इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट, रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या इंग्लिश के अल्फाबेट भी हो सकते हैं स्मॉल में। मैंने लिखा है मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। अगर ऑर्डर में रो और कॉलम इक्वल हो जाए, रो सपोज 3 है, कॉलम भी 3 हो जाए, स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। अगर रो 4 है, कॉलम भी 4 हो जाए, तो रो और कॉलम सेम होने से क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। और रो और कॉलम इक्वल ना हो, रो सपोज 3 हो, कॉलम 4 हो, तो रेक्टेंगुलर बनेंगे। अब रेक्टेंगुलर में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक वर्टिकल बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बन सकते हैं।
वो डिपेंड करेगा उसके ऑर्डर पे। कॉलम बड़ा होता है तो हॉरिजेंटल हो जाएंगे, अगर रोज बड़े हो जाते हैं, ज्यादा मतलब हो जाता है रोज जैसे 4 कॉलम 3, तो ऐसे कंडीशन में वर्टिकल बनते हैं। और डेफिनेशन में मैं लिखवा दूंगा। तो ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स in the form m for rows and n for columns are called m by n order of मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे यहां पे क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट। क्या क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। जैसे बोला जाए कि स्क्वायर है, सपोज स्क्वायर है, मैं बोलूं 9 नंबर्स है, तो 9 मतलब 3/3, तो मैट्रिक्स क्या है? 3/3 ऑर्डर का है, और नंबर्स टोटल कितने होंगे? 9 होंगे, इंटीजर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या बोला? ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल में भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म m फॉर रोज एंड n फॉर कॉलम आर कॉल्ड m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो m by n ऑर्डर माने m रो n कॉलम हो, तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का होगा, जिसका m रोज हो n कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा और इसके बाद रिप्रेजेंट वो पहले ही मैंने मेंशन करा दिया था, बट यहां फिर से मैं लिख देता हूं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय, किसे? मैट्रिक्स को। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट and entries of elements in small लेटर, ये पहले भी मैं लिख चुका हूं, लेटर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गए। अब इसके बाद ये होता है कि मैंने सिंबल पहले बताया है, बट एक मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे किया जाए, इसलिए मैं ये सारी चीज को नोट कर दे रहा हूं ताकि कुछ बातें आपकी छूटे नहीं। इसके बाद में यहां पे क्या होगा कि देयर आर symbol of, या there are represented symbol of matrix, there are symbol of matrix represented as, there are symbol of matrix represented as, नंबर 1, पहला नंबर मैंने बोला है कि सिंबल ऐसा होता है मैट्रिक्स का। नंबर 2, मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है एक ऐसा होता है। नंबर 3, एक मैट्रिक्स का सिंबल और कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स के सिंबल हुए, सबसे ज्यादा यूज होने वाले इसे लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन था। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, मैट्रिक्स के सिंबल कैसे होते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी था बेहद। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक बात को आप समझो अच्छे ढंग से। आते हैं नेक्स्ट पेज में।
इसके बाद इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली, जो मैथमेटिकली बताने जा रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉब्लम्स में हमें इसे यूज करनी है। तो इसको समझेंगे कैसे, जैसे डेफिनेशन में mn नंबर को m फॉर रोज n फॉर कॉलम के फॉर्म में अरेंज करने के लिए अरेंजमेंट को ही क्या करते हैं, ऑर्डर, क्या मैट्रिक्स कहते हैं, m बाई n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो मैंने वर्ड्स में लिखा था, अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो चीज दिखा रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम में कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट लिखें। जब m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना मैं सीख जाऊंगा तो 2 बाई 2 3 बाई 3 लिखना तो आसान हो जाएगा। तो m बाई n ऑर्डर के मैट्रिक्स कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में मैं यहां पे सीखूंगा। इससे पहले वो डेफिनेशन फॉर्म में लिखा था, अभी मैथमेटिकली फॉर्म में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो सीख जाएंगे तो आपके, कोई बोले 2 बाई 2 लिखिए, 3 बाई 3 लिखिए, कोई 3 बाई 4 बोल दे तो कैसे लिखेंगे। जैसे आपसे कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है बता देते हो, a प्लस बी का होल क्यों पूछता है बता देते हो, कोई पूछे a प्लस बी का होल 5 बता दो तो नहीं आएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम से निकालते थे। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बाइनोमियल से निकालते तो निकल जाता, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखते हैं 2-3 तक। वैसे ही मैट्रिक्स में 2 बाई 2 3 बाई 3 3 बाई 2 तक जनरली याद रखते हैं, लेकिन अगर बड़ा टर्म्स हो याद है तो बहुत अच्छी बात, न तो आप चाहो तो आप जो मैं बताने जा रहा हूं m बाई n ऑर्डर का ड्राइव करने के लिए उस मेथड से भी आप निकाल सकते हो सारा, न तो 2 बाई 2 3 बाई 3 तक का मोस्टली आप याद रखो तो ज्यादा बेहतर होता है, डायरेक्ट लिख देंगे। तो आएंगे देखते हैं यहां पे इसी का जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया इसको मैथमेटिकली, तो लिखेंगे मैथमेटिकली इज गिवन बाय देखेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो मैं ये लिखने जा रहा हूं सबका दादा है ये, इसी से पूरे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स निकल के आए हुए हैं, बट इसको लोग पहचानते नहीं कि क्या है, डायरेक्ट लिखा होता है, बहुत सारे बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, लेकिन यही ऐसा है, एक जनरल फॉर्मेट है। क्या है, एक जनरल फॉर्मेट है, इससे सारा आपको निकलता चला जाएगा। बस हम याद दिखा रहा है, आपकी जैसे पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि इधर से ये डालो तो निकलेगा, वही हाल है, ये जनरल फॉर्मूला है, इधर से डालते चले जाओ उन्हें बनते चला जाएगा। क्या बनते जाएगा, आपको डालना होगा, हो सकता है रो 3 ले कॉलम 4 ले, उसी फॉर्मेट में अगर पुट करेंगे तो 3 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल के चलाएगा। या आप ऐसे कह दो, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे जैसे एल्केन का CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। अगर आपने n बराबर 1 पुट किया तो मीथेन, 2 पुट किया तो उसी तरह से मिलते जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोवेन, डीकेन, मिलते जाता है ना, आप पुट करते जाते हो निकलते चला जाता है। वैसे ही यहां पे आई यहां पे क्या है, आई रोज जे कॉलम, यहां भी ये रोज ये कॉलम ये बाई है, आप पुट करते जाओगे इसी से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सब निकलते जाएगा। तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को लाने की फैक्ट्री है, मशीन है ये जनरल, इसी से सारे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बनते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स और क्या नाम है डिटर्मिनेंट्स का ये दादा है। आइए देखते हैं इससे कैसे बनाते हैं। इसको आप चाहो तो इक्वेशंस 1 भी लिख सकते हो। अब यहां पे देखो क्या करते हैं, मैं लेता हूं यहां पे हेयर करके, हेयर आई बराबर मैं ले रहा हूं, आई बराबर 1 2 3, मैं m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूं, यहां ले लो m, ये क्या है रोज है। इसके बाद आओ जे में भी लिया 1 2, फिर क्या लिया 3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिया n, ये क्या है कॉलम्स है। मैंने बोला फिर से समझेंगे, ये एक जनरल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स लाने का ये जनरल फार्मूला है, ठीक है ना, फैक्ट्री है। आई रोज जे कॉलम, एम रोज एन कॉलम, यानी पहले रोज तब कॉलम, मैंने पहले बताया पहले रोड तब खंबा, पहले इधर में जो होता है रो तब कॉलम, ये रो तब कॉलम। अब यहां पे क्या है कि ये ऐसा था, बट मैं m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूं, ताकि m बाई n अगर मैं सीख जाऊं तो 2 बाई 3 या 3 बाई 4 का आसानी से लिख सकूं। तो देखेंगे यहां पे लिखते हैं देयरफॉर a बाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स को कैपिटल से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, मैं लिखने चाह रहा हूं m बाई n ऑर्डर का। देखो ऐसे ले लो, सबसे पहले आप यहां पे एक काम करो कि या तो रो को फिक्स करो,
तो जितने कॉलम रहेंगे टर्म उतनी बार लिखनी है, या रो को फिक्स करो या कॉलम को, किसी एक को फिक्स करो। जैसे राजमिस्त्री देखते हैं घर बनाता है तो एक ईंट को फिक्स कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ईंट को जोड़ते चला जाता है। तो मैं रो को फिक्स कर रहा हूं, तो देखेंगे यहां पे जैसे मैं पहला रो को फिक्स किया, देखिए लिखना कैसे है, यहां लिखो A1, फिर लिखो A1, कितनी बार लिखनी है, जितना कॉलम होगा, 1 2 3 डॉट डॉट n, यानी 1 2 3 4 तक है। A1, फिर लिखो A1, फिर डॉट डॉट है, डॉट डॉट, फिर क्या है A1। पहले रो लिख रहे हैं क्योंकि पहले रो होता है, तो देखिए R1 हो गया, तो 1 1 1 1, ये R1 हो गए। फिर R2 को फिक्स करो, तो इसके नीचे आओ, R2 यहां पे होगा A2, फिर A2, एक ही बार ध्यान देना है बस, यहां डॉट डॉट डॉट, फिर आओ A2। इसके बाद आओ इसको फिक्स करो, फिर लिखते हैं रो 3, फिर यहां पे आओ रो 3, फिर यहां पे आओ रो 3 डॉट 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 रो 3, ऐसा हुआ। रो को मैंने फिक्स किया, इसके बाद यहां तक आया, फिर M है तो डॉट डॉट, तो 3 बार, तो ये 3 बार मोस्टली डॉट डॉट यहां पे ऐसे। बोले सर 3 बार ऐसे क्यों करते हैं, तो मैं थोड़ा ऐसे ही यूं ही देता हूं, कोई इसका सिस्टम नहीं है, लेकिन माइंड में रखने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर 2 दोस्त आपस में लड़ जाएं तो डिसाइड कौन करता है, तीसरा दोस्त, इसलिए मैं 3 तक डॉट डॉट देता हूं। और दूसरी बात यह भी कि अगर 2 और 4 दे दिया जाए, बोले कि बताओ एपी में है या जीपी में, तो नहीं डिसाइड कर पाओगे। अगर वहां 2 4 6 आ जाते हैं तो आप कॉमन डिफरेंस से बता दोगे ये एपी में है। अगर यहां 2 4 और फिर 8 दे देते हैं तो बोल दोगे जीपी में है। तो तीसरा एलिमेंट जैसे एंट्री मार रहा है वो डिसाइड कर दे रहा है कि एपी में होंगे या जीपी में। जैसे इधर देखिए ना, तो बोलेंगे सर ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं, 2 4 है और यहां पे फिर 2 4 मैंने लिखा। अगर 2 4 है, पूछे ये एपी में है या जीपी में, तो आप नहीं बता पा रहे हो। अगर इसमें अगला एक टर्म बढ़ा दो 6, अब पता चल गया है कि एपी में है, और इसमें एक टर्म और बढ़ा दो आगे तो पता चला कि ये जीपी में है। तो पता चला कि ये तीसरा को आते ही इसका डिसाइड होने लगता है कि कौन एपी में है कौन जीपी में है। तो इसीलिए 3 तक कम से कम डॉट डॉट देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एम, तो यहां लिखो। अब बोलिएगा सर ये सब पर तो हम कभी बहस ही नहीं देखे हैं, क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए। नहीं, एक एक चीज को समझिए थोड़ा अच्छे ढंग से। फिर डॉट डॉट में आइए, फिर यहां एम, माइंड में रहती है थोड़ी बात, एम ऐसे हुआ, इसको ऐसे बंद कर दो। अब देखो मैंने ऐसा किया, पहले रो था, अब कॉलम में आओ, कॉलम 1, अब यहां बैठा लो 1 फिर 1, पहला कॉलम है ना, फिर 1 फिर 1। कॉलम 2 में आओ, फिर लिखो 2 2 2, फिर यहां वो 2। फिर कॉलम 3 में आइए, तो कॉलम 3 ये हुआ, तो यहां लिखो 3, फिर 3, इधर आओ 3, फिर यहां वो 3। फिर आप आ जाओ किसमें, डॉट डॉट एन, तो डॉट डॉट है एन में आओ, तो एन एन फिर एन, समझ रहे बात को। फिर यहां पे क्या होगा, एन, तो देखो आया एम एन, और एम एन जो मिला मुझे यहां पे एम एन, इसी एम एन को क्या बोलते हो, एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। तो देखो जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था उसी डेफिनेशन को ये मैथमेटिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको फट से आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोस्ट करके। ठीक है, चलिए इसे ले लेंगे आप लोग 1 मिनट के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉज करके। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जब आपका हुआ, कोई पूछता 2/2, तो देखो तो यहां से यहां तक 2/2 हुआ कि 2/2 बोल देते, तो 2/2 कहां से मिल गया, यहां से ही 2/2 हो गए। 2/2 कहां से हो गया, ये 2/2 हो गए। 3/3 बोलता तो आगे हो जाते। अब बोलता 2/2 सर निकालना है, कैसे करते सर, आइए इस चीज को मैं सिखाता हूं। ये जब m/n तक का आपको आ गया लिखने, तो 2/2 भी लिख लोगे, 3/3 भी लिख लोगे। अब इसको मैं सिखाकर ही रहूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये कंस्ट्रक्ट करना हुआ, क्या करना हुआ, कंस्ट्रक्ट। एक जनरल था और मैं m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स को एक कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, बिल्ड कर दिया। वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं कि 3/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, और एलिमेंट निकालने के लिए दिया होता है। लेकिन पहले आप कंस्ट्रक्ट करना तो सीखो, तभी तो आप एलिमेंट दिया होगा। ये जनरल की जगह एलिमेंट रहेंगे, पुट कर देंगे, बट आप मैट्रिक्स तो पहले कंस्ट्रक्ट करना सीखो। जैसे a+b या a+b का होल क्यू जनरल फॉर्मूला मालूम होगा, तभी तो 2x + 3y का होल स्क्वायर आप लिख पाओगे। तो वही चीजें इसमें है
हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखा था उस डेफिनेशन को मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, क्या, m by n ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं। क्वेश्चन कराना मतलब वो क्वेश्चंस नहीं, कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहा हूं। जो जनरल लिखा है भी जनरल ही कंस्ट्रक्ट करना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पे देखोगे कैसे होगा। यहां पे आते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लेते ये हैं कि कंस्ट्रक्ट of a matrix of the flowing orders। कौन कौन से ऑर्डर्स के? तो नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1, जैसे आप पूछे कि 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, मैं एग्जांपल जो थ्योरी बताया उसी पे मैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिखा रहा हूं। नंबर 2 में आए, नंबर 2 में जैसे बोला जाए कि 2 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें। नंबर 3 में आए, नंबर 3 में यहां पे देखेंगे 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें। नंबर 4 में आए, नंबर 4 में फिर पूछा जाए कि 3 by 3 ऑर्डर का 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा जाए कि 3 by 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें। फिर पूछे, क्योंकि डिफरेंट टाइप का मैं ले रहा हूं, फिर 4 by 3 ऑर्डर का, या फिर आपसे पूछा जाए कि 4 by 4 ऑर्डर का। बस यही तक मैं सिखा रहा हूं। अगर यहां तक आप सीख गए तो आगे भी आपसे हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इधर कंस्ट्रक्ट करना मैं आपको सिखा रहा हूं, इस साइड में देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 को कैसे करेंगे। नंबर 1 सॉल्यूशंस। बोलेंगे सर ये सब क्या लिख रहे हैं? हाँ बाबू, इस सब पे ध्यान दिया करो। जो भी चीज लिख रहे हैं इस चीज को नोट किया करें, क्योंकि एग्जाम जो लिया जाता है एक मल्टीपल चॉइस होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। वो कहीं बुड़बक नहीं है कि सब्जेक्टिव क्यों ले रहा है, वो भी मल्टीपल चॉइस भी ले सकता था, क्योंकि उसको भी सॉल्व करके आप टिक करेंगे, आंसर उससे भी लाना है। लेकिन सब्जेक्टिव इसीलिए लेता है कि चेक करना चाहता है कि बच्चे को कितने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन स्टेप वाइज करने आता है। क्या सॉल्यूशन स्टेप वाइज करने आता है, कि यूं ही जिधर तिधर करके आप वो लिख देता है। तो आपका वो स्टेप चेक करना चाहता है, इसलिए स्टेप वाइज भी मार्क्स मिलते हैं। और आपका मल्टीपल चॉइस में जैसे बनाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका वो स्टेप चेक करने के लिए कि स्टेप लिखते कैसे हैं सब्जेक्टिव लेता है। और आप जब नहीं लिखते हो ना, कहां पे सिंस, देयरफॉर, सॉल्यूशंस, गिवन दैट, समझता हो फालतू, इसको आता ही नहीं है, ऐसे ही यूं ही आंसर ला दिया है। तो आप थोड़ा लिखने का ढंग तरीका भी सीखें, कहां पे कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव में ये काम आएगा। समझ रहे बातों को? नहीं तो आप अगर चाहोगे कि बुकी की तरह लिख दें, बहुत सारे बच्चे बुक देख के वैसे ही छाप देते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में जब चेक होता है मार्क्स काट दिए जाते हैं। क्यों काट दिए जाते हैं? वो जान रहा है कि बुक से देख के बंदा चोरी किया है। इसलिए कुछ अपने मेथड में कन्वर्ट करके बनानी चाहिए, और आप चेंज मत करने लगना, क्योंकि आपको उतना आइडिया नहीं। हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली आइडिया हो चुका है कैसे लिखना, क्या करना, और एक्सपीरियंस की कैसे मैंने लिखवाया तो बच्चों को कितना मार्क्स आया, कम आया, ज्यादा आया, उसमें करते करते भी यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, तो जैसे बताया जाता है वैसे आप फॉलो करने की कोशिश किया करें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो लिखते हैं इस पे ध्यान दिया करें आप लोग, नहीं तो ऐसे ही एक साल हुआ था कि एक बच्चा IIT जेईई में टॉपर है, झारखंड में ही जेवियर का बच्चा था, हुआ, और वो क्या नाम है 12th में फेल कर गया। तो यहाँ की गवर्नमेंट सरकार गुहार लगाई कि नहीं इसे पास कर दिया जाए, मेरे झारखंड का नाम रोशन होगा। बोला कि नहीं, ये सब नहीं, सिस्टम इज सिस्टम ना, सिस्टमैटिक ढंग से जैसे रूल रेगुलेशन से चलते हैं वैसे ही चलेगा। वो हो सकता है वो IIT जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, वो खाली ट्रिक जानता है लेकिन डिटेल में नहीं जानता। तो डिटेल में अरेंज करके ऐसा लिखो एक खूबसूरत सा नोट्स बने, अच्छा लगे देखने में भी, क्योंकि अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं ना तो खाना आप दाल चावल चोखा सब एक ही में मिला के नहीं दे देते हो। अगर दे दोगे तो पेट में जाके मिक्स ही होना है, लेकिन सभी को अलग अलग देते हो, क्यों? देखने में अच्छा लगे। अगर एक में भी दे देते तो खा सकते थे। तो वही चीज मैथमेटिक्स में, हर चीज में कैसे लिखा जाए कि अच्छा लगे, अच्छा लगे तो मार्क्स मिले। ठीक है ना, चूंकि जो दिखता है सो बिकता है।
आगे देखेंगे सॉल्यूशंस। सबसे पहले यहां पे मैंने बोला कि सभी का दादा परदादा जो होता है कौन होता है, इसी से सब निकल क्या है, ये मैं फैक्ट्री को लिख दिया AIJ M/N। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिखना मैं सीख रहा हूं, ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर रेक्टेंगुलर कुछ भी हो, मैंने ये ले लिया। मैं लिखना चाहता हूं नंबर 1 में आइए, मैं लिखना चाहता हूं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं। तो यहां पे आएंगे 2x2 ऑर्डर के कैसे मैट्रिक्स लिखेंगे, तो सबसे पहले आओ हेयर किया मैंने, यहां पे I/2 करो, I/2 क्या करोगे, यहां पे 1 है 2 है, 2 ले लिया मैंने। एंड J बराबर लो, J बराबर क्या लोगे 1 और क्या लिया 2, क्यों, क्योंकि यहां रो है, ये रो है ये कॉलम है, रो को I को रो कहते, J को कॉलम कहते, तो 1 2 1 2। अब देखो देयरफॉर एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैं लिखना चाह रहा हूं, तो देखो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने बोला रो को फिक्स करो, मैंने बताया था कि क्या करो, रो को फिक्स करो। मैंने रो को सबसे पहले फिक्स किया, इसको रो को फिक्स कर दिया, तो यहां पे लिखो A1, कितनी बार लिखेंगे, जितना कॉलम है 1 2 2 टर्म तक है तो 2 ही टर्म तक लिखेंगे A1। फिर आओ 2 में, तो क्या लिखोगे A2, फिर क्या लिखोगे A2, ऐसा हुआ। इसको ऐसे बंद करो। फिर इसके बाद में क्या करना है, अब आओ कॉलम में, कॉलम 1 तो कॉलम 1 तो 1 1, कॉलम 2 तो कॉलम 2 यहां पे है, लिखो 2, फिर लिखो 2, कितने 2 2 2 हुआ, तो 2 2 को मतलब हुआ 2x2। ये एक मैट्रिक्स 2x2 का एक जनरल बन के आ गया, क्या निकल के आ गया, जनरल। तो जनरल फॉर्मेट 2x2 ऑर्डर का ये क्या बना, एक मैट्रिक्स बना, जनरल मैट्रिक्स बन गए। तो आपको 2x2 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक मैट्रिक्स बोले तो आप ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट आपको ऐसे लिखने होते हैं, लेकिन कोई पूछे कैसे हुआ तो उसे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2x2 3x3 तक का आपको मोस्टली याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2x2 का हुआ, ये 2x2 के हो गए। एक और मैं बता दे रहा हूं 2x3 के, और बाकी आपका जो भी होगा सारा का सारा यहां से यहां तक होमवर्क होगा। क्या होगा, होमवर्क होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो कराया जाएगा सॉल्यूशन, बट एक और मैं करा देता हूं क्योंकि डिफरेंट है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हो गया होगा मे बी। आइए नेक्स्ट पेज में, अब मैं करने जा रहा हूं 2x3, इसका 2x3। तो आपको फिर सॉल्यूशन वी हैव लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है नंबर 2 कर दो, नंबर 2 क्या कर दो, नंबर 2 कर दो। नंबर 2 में क्या करना है, 2x3 लिख लो 2x3। अब यहां पे आओ हेयर में आएंगे I/2 क्या होगा 1 1 के बाद क्या होगा 2, फिर J में आओ, J में क्या होगा यहां पे 1, फिर यहां पे 2, यहां पे आओ 3, क्योंकि 3 कॉलम है। I रिप्रेजेंट करता है रो को, पहले मिले रो बाद में कॉलम, क्योंकि पहले रोड तब खंभा, रोड पे खंभा, तो पहले रो तब कॉलम, ऑर्डर में भी पहले रो तब कॉलम, रो बाय कॉलम ऐसे लिखे जाते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा देयरफॉर। अब मुझे लिखनी एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए यहां पे फिर वही काम करना है, पहले रो को फिक्स करो, क्योंकि पहले रो तो यहां लिखो A1, कितनी बार, जितना कॉलम में टर्म है 1 2 3, तो 3 टर्म तक A1 A1 A1। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉलम 1 2 3 भी तो होना चाहिए, इसी वजह से। अब आइए रो 2 में, तो रो 2 लिखो A2, फिर लिखो यहां पे A2, फिर लिखो यहां पे A2, ऐसा होगा। फिर आइए कॉलम में, अब आ जाइए कॉलम 1 1, कॉलम 2 में आइए तो यहां क्या लिखोगे 2, फिर यहां पे 2, फिर यहां कॉलम 3 में आइए तो क्या लिखेंगे यहां पे 3, और यहां पे क्या हो गए 3। तो ये कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स मिल गए, 2 3 था ना, तो 2x3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो देखो 1 2, तो देखिए दूसरा रो है कॉलम 1 तो 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो देखो तो 1 2 दूसरा रो हुआ, कॉलम 1 2 दूसरा कॉलम हुए। अब यहां इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पहला रो, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इसका मीनिंग हुआ कि पहला रो, और इसका मीनिंग क्या हुआ, दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो देखो पहला रो है, पहला रो 1 2 एंड 3, क्या है 3 है ना, तो 1 2 3, यहां तीसरा हुआ, सॉरी तीसरा कॉलम, क्या है तीसरा कॉलम। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहला रो तीसरा कॉलम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ये कि सेकेंड 2 है, सेकेंड रो, और इसका मतलब
तीसरा कॉलम, यानी पहले रो तब कॉलम। तो देखिए, तो सेकेंड रो तो 1 2, कॉलम थर्ड तो 1 2 3, ऐसा हो। तो इस तरह से आपको करनी है और ऐसे ही सॉल्व करनी है। तो इस बात को आप लोग समझ लो अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो यहां से चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए इसको नोट कर लेंगे। मैं भी, आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और आगे जितने भी हैं वो आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूं। उम्मीद करता हूं जितना मैंने बात बताई आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक है, ओके बाय।